सो हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे इस चैनल पे हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मैं आपको कवर करा रही हूँ सारी यूनिट 1 बाय 1। तो हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 3 से 4 आइडियोलॉजीज पढ़ ली हैं। लास्ट क्लास में हमने फेमिनिज्म के बारे में पढ़ा था, उसकी इंपॉर्टेंस जाना था, कोर आइडियाज़ जाने थे और एसोसिएट थिंकर्स एंड देयर मेजर बुक्स के बारे में पढ़ा था। तो उसी डायरेक्शन में जो हमारी नेक्स्ट आइडियोलॉजी है दैट इज़ इकोलॉजिज्म। तो आज हम इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इकोलॉजी क्या होता है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, और ये हमारे सिलेबस में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन कौन से थिंकर्स हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं। तो वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। और एक चीज़ और, इसमें क्या है, इकोलॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड। तो इसमें बुक्स के ज़्यादातर नाम पूछ लिए जाते हैं और कोर कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फेमिनिज्म के बारे में जब मैंने पढ़ा था तो मैंने बताया था उसमें ज़्यादातर कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि मतलब किस चीज़ की बात करता है। उसी तरीके से इकोलॉजी में किस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है, किस चीज़ की बात करता है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टर्म एंड आइडियोलॉजीज हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजिज्म के बारे में, आप पॉलिटिकल एंड इथिकल आइडियोलॉजी दैट प्रायोरिटाइज द एनवायरनमेंट। तो एक इस तरीके की पॉलिटिकल और इथिकल आइडियोलॉजी बोल सकते हैं जो क्या करती है, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज करती है। इसके लिए सबसे ऊपर क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं एनवायरनमेंट को लेकर। कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह कट रहा होता है तो वो मूवमेंट करते हैं, सरकार पे अपनी बात रखते हैं, कभी कभी बिल को उसमें पास ही नहीं होने देते अगर उनके अगेंस्ट जा रहा हो। तो सारे काम कौन करता है, एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं। हम सबको एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अवेयर होना चाहिए। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रीज़ लगाओ, बर्ड्स को हार्म मत पहुंचाओ। ये सारे क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है और उनको सस्टेन करेंगे देन हम भी सस्टेन रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने इन सबको मार के अलग कर दिया और हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो सब खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली ह्यूमन फॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पे। तो एक इथिकल आइडियोलॉजी पे, इथिकली क्या है, ये क्या है, इम्पोज्ड है। कैसे आपके मोरल वैल्यूज़ क्या कहते हैं, आपको किसी चीज़ को हार्म मत करो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट मत करो, कहते हैं ना। उसी तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब ये पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, यही इथिकल आइडियोलॉजी जब आपको पॉलिटिकल टर्न ले लेते तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी बन जाती है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी बोल सकते हैं, पॉलिटिकल भी है, इथिकल भी है, जो क्या करती है, प्रायोरिटाइज करती है एनवायरनमेंट को। एंड इट ऑल्सो एम्फोसाइज द इकोलॉजिकल बैलेंस। किसकी बात करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करती है। वो क्या होता है, देखो, ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे एक रफ सा कैलकुलेशन लेते हैं, 10 ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, और उनके रेशियो में 2 ट्रीज़ लगाए हैं, तो क्या ये इकोलॉजिकल बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मर जाएंगे हम सारे 10 के 10, ठीक है। ये इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं है। हमारा रेशियो क्या होना चाहिए, जितना हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है एनवायरनमेंट को, उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, एक अल्टरनेट होना चाहिए। क्या आप खाली प्लॉट्स में जाके क्या करो, पेड़ लगाओ और ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें बंद कर देंगे, इंडस्ट्री बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। फिर हमारे भी क्या होगा, हम भी काम नहीं कर पाएंगे, हम भी आगे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हम भी इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है। आज आपके घर में जो भी सारी आपकी लग्जरी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचानी। चाहे वो प्लास्टिक्स ले लीजिए, आपके घर में हर जगह प्लास्टिक आपको दिख जाएगी, पेपर ले लीजिए, लेदर, कोई भी चीज़ ले लीजिए, इको फ्रेंडली चीज़ें कहाँ ही हैं इतनी, हमारे घरों में भी नहीं है, मार्केट में नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, ठीक है। तो उससे की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि आप, ऐसा नहीं है चीज़ों को, इकोलॉजी को या फिर एनवायरनमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट कर, नहीं। आप अगर एनवायरनमेंट से 10 कोई यूनिट में चीज़ ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपसे उम्मीद की जाती है कि वो 8 यूनिट में आप उसको क्या करें, उसको गिव करें, ठीक है। किसको, एनवायरनमेंट को भी दें। एंड हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, किसकी बात करता है, हार्मनी होनी चाहिए, किसके बीच में, ह्यूमन के बीच में और नेचर के बीच में, ठीक है, मानव जो हैं उनके बीच में और हमारी जो प्रकृति है उसके बीच में, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। बेसिकली देखा जाए तो जो नेचर है वो हमें क्या कर रहा है, सस्टेन किया हुआ है। अगर नेचर को हमारी लाइफ से हटा देंगे तो आपको लगता है कि कोई भी लाइफ फॉर्म बचेगी? हमें छोड़ो, एक चिड़िया नहीं बचेगी इस पूरे अर्थ पे, ठीक है। तो इसलिए ये ड्यूटी किसकी, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। चिड़िया नहीं बचा पाएंगी, कोई पत्ते सांप नहीं बचा पाएंगे एनवायरनमेंट को हमें ही प्रोटेक्ट करना है। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड इट इमर्जेस एज अ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो, ये इकोलॉजी जो है या इकोलॉजिज्म है, ये एकदम रिवोल्यूशन के थ्रू या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, तो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रिस्पॉन्स में हुआ। कैसे, जब 18-19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, हर जगह मतलब होड़ लगी हुई थी एक तरीके से कि हम अपने देश को डेवलप बनाएंगे, हम ये इंडस्ट्री क्रिएट करेंगे, वो करेंगे, कार्बन एमिशन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जब बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखने लगी तो कुछ जो बहुत
बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लेके सजग थे, या फिर जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी एनवायरनमेंट को लेके, या फिर देख रहे हैं कि दुनिया में कितनी ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे क्या है लोगों का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, और ऊपर से क्या है तरह तरह की डिसीजेज़ लोगों में आ रही हैं, इनबॉर्न है उनके अंदर भी क्या है बहुत तरीके की डिसीजेज़ आ रही हैं। पहले के जो लोग कहते हैं कि हम 100 साल जीते थे, 110 साल ह्यूमन लाइफ हुआ करती थी, अब देखो क्या 60 के बाद ही लोगों पे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और वो जल्दी से निपट लिए जाते। क्या है ये, यही तो कर रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ में मिलावट है। दूसरा क्या है, अच्छी हवा नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं। कहीं भी अगर कहीं से भी गैस निकल रही है तो ऐसा नहीं है कि वो गैस निकल के उसी एनवायरनमेंट को, नहीं, एयर क्या करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर मान लो कहीं कल को आपसे 10 किलोमीटर कहीं एक्सप्लोजन हो जाता है, आपको क्या लगता है आप उससे इफेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल होगे। उसके पार्टिकल्स भाई एक से दूसरी जगह क्या होंगे, हवा में फ्लो करते हुए कैसे कैसे आपके डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या करेंगे, आपको हार्म करेंगे, आपके लंग्स को हार्म करेंगे। तो ये जो इमरजेंस है किसका, इकोलॉजिज्म का, वो एक डिग्रेडेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के रिस्पॉन्स में निकला था। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, कोई भी कंट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं थी कि हम इकोलॉजी का ध्यान रखेंगे, हम पेड़ नहीं काटेंगे। पेड़ की कटाई चले जा रही थी भयंकर तरीके से, फर्नीचर बन रहे हैं और भी सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन लगा कोई नहीं रहा है। तो ये जब चीज़ें सारे लोगों ने देखी, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसके चैलेंज में इकोलॉजिज्म निकल कर आया, ठीक है। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने और सारे लोगों को अवेयर किया कि गलत हो रहा है हमारे साथ क्या एनवायरनमेंट के साथ गलत हो रहा है, और जब एनवायरनमेंट के साथ गलत होगा तो किसी न किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इकोलॉजी आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए बात करता है, उसको सस्टेन रखने के लिए बात करता है। इसमें कॉन्सेप्ट्स देखो क्या है, सस्टेनेबिलिटी। देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ इकोलॉजी। तो ठीक है, उसमें ऑप्शन दे देंगे आपके सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इकोसेंट्रिसिज्म दे देंगे, डीप इकोलॉजी वर्सेस शैलो। तो ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम में, आपके ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, इनका मतलब पता होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ दे देगा और यहाँ पे जो ऑप्शंस के आंसर्स हैं उसमें दे देगा कि सस्टेनेबिलिटी का यहाँ मतलब क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि हम आज की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा करें कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है हमसे बाद, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। पता लगे वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आज हम खुली हवा ले रहे हैं, ठीक है, पता लगे हमसे जो आगे वाली जनरेशन है वो पूरा मास्क लगा के सांस ले रही है, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन ना बने। इस तरीके से हमें क्या है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। इस तरीके से हम अपने से रिसोर्सेज को यूज़ करने चाहिए, ताकि जनरेशन हमारे जो परदादा थे या बाबा वगैरह थे, उन लोगों ने क्या हुआ, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ किया कि आज हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो हमें इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए एज अ ह्यूमन कि सारे रिसोर्सेज हम ही खा लें एक जनरेशन, कि आगे आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़े। तो इस तरीके की बात करता है कि एनवायरनमेंट को सस्टेन रखो। देन ये डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी की बात करता है। देखो डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। डीप इकोलॉजी कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर। ये क्या करता है, ये नेचर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखता है कि नहीं, नेचर को ही मतलब हार्म मत करो, भले तुम थोड़ा सा अपने आप में एडजस्ट कर लो। मतलब ह्यूमन को एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ह्यूमन से कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, नेचर को आप इतना कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है ना। आप मतलब कि ये बोल सकते हो कि पेड़ यहाँ पे काट के हम आर्टिफिशियल ट्रीज़ की फार्मिंग कर सकते हैं या फिर उनको प्लांट कर सकते हैं, कि नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दो, तुम्हें जितना नेचर ने स्पेस दिया है तुम उसको कवर करो और उसमें रहो। आज देखो क्या है, आज ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। देखो अंटार्कटिका इतना ज़्यादा ठंडी जगह है, वहाँ पर भी ह्यूमंस पहुँच चुके हैं, हर जगह ह्यूमन पहुँचे, ऐसी कोई जगह छोड़ी ही नहीं है कि ह्यूमंस वहाँ पहुँचे ना हो अर्थ पर, ठीक है, सारी जगह पे। साइबेरिया का रीजन रशिया में इतना ज़्यादा कोल्ड है, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खून जम जाए आदमी का, लेकिन स्टिल हमने क्या कि टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ भी घूमना शुरू कर दिया, ठीक है, वहाँ भी जाना शुरू कर दिया। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी कैसे आई है, हमने डेवलप की है। डेवलप कैसे किया है, जो रिसोर्सेज हमारे आसपास थे नेचर में उनसे मिला के हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, और हम एज अ ह्यूमन बीइंग अपना उद्धार कर रहे हैं, ये कहते हैं। तो डीप इकोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि देखो जो जैसा नेचर है ना उसको वैसे रहने दो, आप ज़्यादा छोड़ो, मतलब उसको छेड़ो नहीं। कैसे कि देखो जहाँ प्लांट्स लगे तो आप लगे रहने, तो आपको क्यों प्लांट्स को काट के अपना हैबिटेशन बनाना है, क्यों वहाँ पे आपको सेटलमेंट बनाना है। एक नदी अगर जा रही है तो आप बीच में से उसको काट के उसके छोटे छोटे कैनाल्स क्यों बना रहे हो, मत बनाओ ना। तो इस तरीके की बात कौन करते हैं, डीप इकोलॉजी वाले करते हैं। दूसरे हैं इसमें शैलो इकोलॉजी वाले। शैलो इकोलॉजी वाले कहते हैं यूटिलिटेरियन व्यू ऑफ एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ना ह्यूमंस का फिर मतलब ही क्या बन जाएगा, मतलब ह्यूमंस अगर नेचर को अपने मॉडिफाई तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो क्या मतलब बन जाएगा हमारी इतने नॉलेज का, हमारे इतने साइंस का,
इन सब की बात कौन करता है? शैलो इकोलॉजी वाले करते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन को सेंट्रिक में रखते हैं और जो डीप इकोलॉजी वाले हैं वो नेचर को सेंट्रिक में रखते हैं। ये चीज़ याद रखोगे, ठीक है। इकोसेंट्रिसिज्म क्या होता है? नेचर एट द सेंटर ऑफ द कंसर्न, नॉट ह्यूमन। इको मतलब इको से इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी मतलब एनवायरनमेंट और सेंट्रिक मतलब जो सेंटर में है। तो ये लोग क्या करते हैं? इकोलॉजी को सेंटर में रखते हैं, एनवायरनमेंट को सेंटर में रखते हैं, ना कि ह्यूमंस को। मतलब इनका मानना है कि ह्यूमंस के लिए कुछ बचे ना बचे, बट आप एनवायरनमेंट को क्या करो? एनवायरनमेंट को हर तरीके से प्रोटेक्ट करो। इस तरीके की बात ये करते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, आपका कुछ नहीं है, आप तो कहीं और भी एडजस्ट कर लो या कहीं और भी रह लोगे। तो इनका मानना है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट मत करो, ठीक है। कहीं पे कुछ भी अपनी तरफ से बनाओ मत, जो नेचर है उसको वैसा ही रहने दो, नेचर इज़ गुड। इस तरीके की बातें करते हैं इकोसेंट्रिसिज्म वाले। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि ये अर्थ है, मान लो देखो मैंने ये अर्थ का पिक्चर लगाया, ये अर्थ है, तो इस अर्थ पे हम पता नहीं कितने बिलियन लाइफ स्पीसीज के क्या साथ कर रहे हैं, इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं। देखो चींटी से शेयर कर रहे हैं, हम चिड़िया से शेयर कर रहे हैं, स्नेल हो गए, कोई सा जानवर ले लो, कोई सा लिजार्ड वगैरह, ये सारे बिल्ली चूहे, इन सारे लोगों से हम अर्थ को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। हमारा कोई डोमिनेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले ह्यूमन बींग्स यहाँ रह रहे हैं और नेचर रह रहा है। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स और नेचर की लड़ाई नहीं है, ये बाकी लाइफ फॉर्म्स की लड़ाई है, ठीक है। बाकी लाइफ फॉर्म्स हमसे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हो कि शेर है वो जंगल में रह रहा है, ठीक है, वो जंगल में जाके सारे लोगों को खा ले रहा है, सॉरी सारे जानवरों को खा ले रहा है जो उससे नीचे हैं, ठीक है, लेकिन आप उससे मोरल की बातें करोगे नहीं कि तुम ना ऐसा करो, तुम ना पॉपुलेशन को थोड़ा इंक्रीज करो, या फिर तुम क्या करो, तुम इन लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी दो ताकि ग्रो कर पाए। नहीं, आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। हम एज ए ह्यूमन बींग सब कर सकते हैं, जब हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, हम सारी लाइफ फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट को सस्टेन करें, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द ऑल लाइफ फॉर्म्स आर इंटरकनेक्टेड। सारे लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं। शेर किस पे डिपेंडेंट है? मान लो डियर पे, जिसको कहते हैं हिरन पे डिपेंडेंट है। हिरन किस पे? घास पे। इसमें से एक को हटा दो, दूसरे का इकोलॉजी सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की बातें करते हैं इकोलॉजिज्म वाले। एंड इसके कोर प्रिंसिपल देखते हैं क्या है? रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ये कहते हैं नेचर की क्या करो? रिस्पेक्ट करो, इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दो। देखो किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, नेचर को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आपने देखा वो कई सारे ट्रीज़ वगैरह होते हैं, होली ट्रीज़ जिन्हें कहते हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। नेचर को हम लोग अगर बहुत ज़्यादा पुरानी जगहों पे जाएँ या फिर बहुत पुरानी सभ्यता की बात करें, तो पहले ना लोग ना नेचर की ही पूजा करते थे। तब गॉड को कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं माना जाता, गॉड का कोई जेंडर नहीं हुआ करता था। तब लोग क्या करते थे? सूरज की पूजा किया करते थे, अग्नि की पूजा किया करते थे, पहाड़ की पूजा किया करते थे, इन सारी चीज़ों की पूजा करते थे, और इनके लिए इनका इतना रिस्पेक्ट था ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। और आज बता रही हूँ, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ में जाएँ तो यहाँ पर जाके लोग अभी भी नेचर से अपने आप को इतना कनेक्टेड मानते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो नेचर को हार्म नहीं पहुँचाते हैं। वो किसी एक पेड़ को अपनी उससे मान्यता मान लेते हैं कि ये हमारा पेड़ है, इसको हमें कभी काटना नहीं है, तो अपनी जान पे खेल जाते हैं, लेकिन उस पेड़ को नहीं कटने देता। मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत देखा होगा। तो ये चीज़ें रियलिटी में होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको कह दिए तो नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सच में बहुत ज़्यादा नेचर को पूजते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ की तरह मानते हैं, और ये सही भी है। देखो नेचर, अगर आपके कहने से कुछ नहीं होता है, अगर आप किसी को माँ मान रहे हो, चाहे वो गाय माँ कह रहे हो, गंगा माँ कह रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सबसे बेस्ट उसको गिफ्ट होगा, ठीक है। आप उसमें जा रहे हो, गंदगी कर रहे हो, गंदगी फेंक रहे हो, पॉल्यूटेड बना रहे हो, और आप ऊपर से कह रहे हो हमारी माँ है, श्रद्धा के नाम पे कुछ भी करो, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। सफाई करो, वहाँ पे सफाई रखो, उसको सस्टेन कर दो। वो पानी हमारे लिए नहीं है सिर्फ, हमारे आगे वाली जनरेशन भी उसको यूज़ करेंगी, उससे आगे आने वाली भी जनरेशन यूज़ करेंगे। तो उसको इतना गंदा मत बना दो कि आगे आने वाली जनरेशन उसको उसमें पैर रखने से भी डरे, ठीक है। एंड लिमिट्स टू ग्रोथ। देखो लिमिट्स करता है किस पे? ग्रोथ पे, ह्यूमन की ग्रोथ पे करता है, ना कि एनवायरनमेंट की ग्रोथ पे। मतलब कि हमारे पास इनका मानना है, जो इकोलॉजिज्म वाले लोग हैं या फिर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका मानना है कि ग्रोथ इतनी नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारी नीड हो तो गई, तो तुम क्यों इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो? मतलब रुक जाना चाहिए कि तुम ग्रोथ के चक्कर में पूरा का पूरा एरिया कवर कर ले रहे हो, ग्रोथ के चक्कर में तुम हर चीज़ को ख़राब कर दे रहे हो, नेचर ने जो दिया हुआ है। पहले जब लाइफ फॉर्म आई थी अर्थ पर, तो हर जगह क्या था? हर जगह वेजिटेशन थी, घनी वेजिटेशन थी, ठीक है। इतने जंगल वगैरह खड़े थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने अगर ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो उसमें था प्रेसिपिटेशन
वेजिटेशन सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब इतनी बारिश, हज़ारों साल तक कंटिन्यू बारिश होने लगी, कंटिन्यू बारिश बारिश। इस बारिश में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पेड़ उगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वनस्पति, जहरीले कांटे, ये इस तरीके की वनस्पतियाँ थी। जब ह्यूमंस रहना शुरू हुए, उन्होंने अपने दिमाग को थोड़ा विकसित किया, हंटर गैदरर्स बने, फिर ऊपर से क्या है, जब आयरन की उन्होंने डिस्कवरी कर ली तो उन्होंने औजार बनाने शुरू किए, तो उन्होंने जंगल साफ करना शुरू कर दिया और अपने रहने के लिए जगह बना ली। लेकिन कुछ ग्रीडी निकले, बहुत ज़्यादा लालची, उन्होंने और जंगल साफ कर लिया तो बड़ा घर चाहिए, फिर उन्होंने और जंगल साफ कर लिया तो उनको अपने बच्चों के लिए भी अलग अलग घर चाहिए। तो इस तरीके से कहते हैं कि ह्यूमन की जो नीड्स है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, वो इतना ग्रीडी है कि अपने काम के लिए क्या करे, दूसरे को हमेशा हार्म करता रहेगा। तो हमें अपनी लिमिट, हमें ग्रोथ पे लिमिट लगानी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज़ है, हम सब उस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो आपको इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए सेल्फिश कि आप वो 5 लोग कह रहे हो अलग से कि नहीं नहीं हम शेयर नहीं करेंगे, हम अपना अलग बनाएंगे, हम अपना अलग करेंगे, हम अपना अलग करेंगे। इस तरीके की आइडियोलॉजी हमारे अंदर डेवलप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो हम सारे लोग ऐसी बातें करने लगे तो फिर एनवायरनमेंट का क्या होगा। और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हम अगर जिंदा हैं या सब कुछ कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से। आप सारे पेड़ काट दो ना, थोड़े ही टाइम में सारे के सारे मर जाएं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो एडवोकेट फॉर द लोकलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो लोकलिज्म की बात कैसे होती है, जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे सारे लोग रह रहे हैं, मेरे शहर के इतने लोग हैं यहाँ रह रहे हैं। ये छोटा सा पार्क मान लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे हैं, पार्क नहीं, इसको नेचुरल हैबिटेशन मान लेते हैं, यहाँ पे पार्क ग्रो किया है, और ये दूसरा शहर है हमसे काफ़ी दूर, ठीक है। अब क्या मैं एज अ ह्यूमन बीइंग या फिर मैं एज अ सिटीज़न यहाँ की एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ के लोग आके इसको मतलब क्या करें, प्रोटेक्ट करें। मतलब इसको यूज़ हम कर रहे हैं, ख़राब हम कर रहे हैं, तो क्या मैं इन लोगों से इस तरीके की उम्मीद लगा सकती हूँ कि ये लोग आकर यहाँ की चीज़ों को सही करें, सुधारें या फिर देखें। नहीं कर सकती ना मैं ये सारी चीज़ें। तो क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं पहले से ही, मैं उनसे गुजारिश कर सकती हूँ कि आप मेरे साथ मिलिए और यहाँ पे आके क्या करें, हम इस चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा जो नेचर है हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इस जंगल को कभी कटने नहीं देंगे, इस जंगल से एक भी लकड़ी हम बाहर नहीं लेके जाने देंगे किसी को। तो इसको लोकलिज्म कहते हैं। मतलब जो लोकल के लोग होते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अपने तरीके से उसको रखते हैं, संभाल के रखते हैं और उसके प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाते हैं, उसको क्या कहते हैं, लोकलिज्म कहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब भी सेम होता है कि जो एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं जो हम सस्टेन करके बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंटर पे किसी सरकार ने बोल दिया कि आज से हमने एनवायरनमेंट को सस्टेन करना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, छोटे छोटे अर्बन एरियाज़ हैं, उन सारे जगह पे जितने भी लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। उनको पता होना चाहिए कि हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है एनवायरनमेंट की, उनको इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए हर चीज़ की। तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब देखो सरकार ना बहुत सारे प्रोग्राम्स निकालती है, जो पौधारोपण का एक प्रोग्राम है, कितना अच्छा है भाई। छोटी से छोटी जगह में ना हर स्कूल में पौधे आते हैं, करीब 50-60 पौधे आते हैं, टीचर्स लगाते हैं, विधायक लगाते हैं, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लगाते हैं, राहुल गांधी लगाते हैं, हर कोई लगाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो जागरूक कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको एनवायरनमेंट को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे बड़े जब पौधे लगाते हैं तो हम जो छोटे हैं हम उनसे सीखते हैं कि देखो हमारे पापा ने, हमारे दादाजी ने ये पौधा लगाया, तो हमें भी आगे चल के इनकी तरह पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। एक जनरेशनल क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी ही पड़ती है, और एनवायरनमेंट की तो आपको हमेशा ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इट इज़ अ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही बताया मैंने, इकोलॉजी की क्या है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं हम उसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ गंदा करके भाग आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत गंदी लगती है, बहुत ज़्यादा, कि मतलब लोग किसी चीज़ को गंदा कर देते हैं और जब साफ़ करने की बात आए तो वो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप साफ़ करो। मतलब हम साफ़ एज अ ह्यूमन बींग ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कचरा हमने किया है वो हम उठाएं। मतलब हम क्यों डिपेंडेंट के म्यूनसिपैलिटी वाले आके उसको उठाएंगे, या फिर जो हमारे स्वीपर हैं वो साफ़ करेंगे, क्यों? कचरा आपने किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना है। तो इस तरीके हर नागरिक जब देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो अपने आप ही ग्रीन इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की बातें करते हैं इकोलॉजिज्म वाले। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। सारे लोग पार्टिसिपेट होके क्या करेंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, ठीक है। और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का यहाँ मतलब एक और है कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, कुछ पार्टीज़ ना एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी कंसर्न्स भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि
सिर्फ पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात है, नहीं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कोई भी बिल कोई एक्ट पास करती हैं, तो इनके पीछे ना प्रेशर होता है, एनजीओज का प्रेशर होता है, एक्टिविज्म का प्रेशर होता है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको क्या करते हैं, पुश करते हैं इस डायरेक्शन में। जिस तरीके से अगर आप देख लो, प्रेजेंट एग्जांपल लेती हूँ मैं, जो राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आप जब भी देखोगे उनको बात करते हो तो एजुकेशन की बात लेकर आते हैं, और कोई भी पेपर स्कीम जो स्कैम हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है उसकी बात लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके पीछे जो एस्पायरिंग यूथ है वो उन्हें पुश कर रहा है कि आप हमारी बात रखो या आप हमारी बात वहाँ करो, इसलिए वो कर रहे हैं। वोट उनको मिलेगा वो चीज़ तो अलग है, लेकिन क्या है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन है उनका। ठीक है, और जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जो अलग अलग वॉइस जाएंगी, तभी तो सरकार को पता होगा कि किस वर्ग को या फिर किन लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की बात करता है इकोलॉजी। आई होप सारे लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट बुक समझ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है और इंपॉर्टेंट थिंकर्स देखेंगे। जो अर्नेस्ट हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट है वो डीप इकोलॉजी है। ठीक है, अगर डीप इकोलॉजी से आपसे रिलेटेड पूछ जाए तो आपको डेफिनेटली इन पे टिक लगाना है, अर्नेस्ट पे। जेम्स लेवलॉक का गाया हाइपोथेसिस है। गाया हाइपोथेसिस देखो क्या होता है, इसमें क्या है, जो अर्थ है उसको एक ऑर्गेनिज्म के रूप में माना गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको स्टैटिक इनऑर्गेनिक, नहीं, इसको ना एक ऑर्गेनिक के फॉर्म में माना गया है। ऑर्गेनिक का देखो क्या मतलब बताती हूँ। हमें क्या है, हम ऑर्गेनिक ह्यूमन बींग्स है, ऑर्गेनिज्म है। हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम खुश रह रहे हैं। तो इनका मानना है, जो जेम्स लेवलॉक है वो ये कहते हैं कि इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो ग्रो करती है, हमारी अर्थ खुश रहती है, हमारी अर्थ क्या करती है, फ्लरिश करती है, अपने आप को सस्टेन करती है, मेंटेन करती है। हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमारे अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट है, वो अपने आप ही हमें हील करना शुरू कर देता है। तो नेचर में भी क्या सेम चीज़ है। आप अगर कहीं पे कोई चीज़ बर्बाद कर दोगे तो नेचर को थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को हील करने में। ठीक है, उस चीज़ को क्या करना है, फिर वो रीग्रोथ करती है। तो उनका सेम मानना ही है। और आप अगर उस चीज़ को एक्सप्लोइट करते जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो अर्थ की अपने आप से कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि वो उसको क्या कर सके, रीग्रोथ कर सके। तो इस तरीके की बातें करते हैं कौन, जेम्स। इनका ये जो गाया हाइपोथेसिस है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। मुरे बॉक्शिन के ये सोशल इकोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इनकी जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग, रशल कार्सन की है। इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस स्लाइड में जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स हैं वो इसमें है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं जिसको मना कर दिया जाए कि ये नहीं, क्योंकि इनमें से सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं जो किसी न किसी ऑप्शन के आंसर में दिए गए हों। ठीक है, तो सारी पढ़ लेना। अगेन यहाँ पे देखो मेजर बुक्स एंड वर्क दिए गए हैं। राकेल कार्सन का है साइलेंट स्प्रिंग, जेम्स लेवलॉक का है गाया हाइपोथेसिस, मुरे बॉक्शिन का है द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, अर्नेस्ट का है इकोलॉजी, कम्युनिटी एंड लाइफस्टाइल। तो ये चारों बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद कर लेना। आप रिपीट पे याद करोगे आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिज्म के बारे में बात करेंगे कि इकोलॉजिज्म के क्या क्या टाइप्स हैं, कौन से क्या किस बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो डीप इकोलॉजी वाले क्या करते हैं, फिलोसफिकल आइडिया है इनका। फिलोसफिकल आइडिया कैसा है, देखो मैंने बताया था जो डीप इकोलॉजी वाले हैं वो ना इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को अपनी आइडियोलॉजी के सेंटर में रखते हैं। ठीक है, कि इसको ही प्रोटेक्ट करो, इसको ही बचाओ। तो इनका एक क्रिटिसिज्म इस तरीके से निकल कर आता है कि अगर हम एनवायरनमेंट को ही बचाते रहेंगे, पूरी तरीके से हम अपनी पूरी लाइफ निकाल देंगे एनवायरनमेंट को बचाने में, तो एज अ ह्यूमन हमारा क्या, मतलब हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स। किसके लिए, इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। मतलब वो ह्यूमन्स का एक क्रिटिक बोल सकते हैं इसको, ये है कि एज अ ह्यूमन हमारा मतलब ही क्या बनता है अगर हम पूरी तरीके से इकोलॉजी को सेंट्रिक उसमें रखेंगे। आज आप देखो ह्यूमंस, मतलब कहते हैं ना नेचर ने वाइल्डरनेस दी है तो ह्यूमंस ने उसको फ्लावर बेड्स दिए हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमंस का कंट्रीब्यूशन है, ऑफ कोर्स है। आप जो भी चीज़ अपने आसपास देख रहे हो इतनी सुरक्षित हैं, सही है, ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है। अर्थ पहले ऐसी नहीं होती थी जैसे कि अब है, जैसे हम ह्यूमंस ने बनाया है, उसको सस्टेन किया है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि ह्यूमंस का कोई रोल नहीं, बिल्कुल रोल है। आप कहीं भी जाएँ, इंडिया में ही घूमने जाएँ, ह्यूमंस ने इतना अच्छा बना दिया है या फिर नेचर को इस तरीके से मॉडिफाई किया है, वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, किसी नदी में हद से ज़्यादा पानी है, ओवरफ्लो है, तो ह्यूमंस ने क्या है, कैनल्स बना दिए हैं, मतलब नदी को बीच में से काट के दूसरी तरफ उसकी डायरेक्शन को मुड़ा दिया है। तो क्या है, बैलेंस ऑफ वाटर हो गया, जिससे क्या है आसपास के रीजन में रहने वाले लोग हैं जो वो बाढ़ से बच सकें। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें की हैं। तो इसमें डीप इकोलॉजी के बारे में तो समझ में आएगा, जो क्या करती है पूरी तरीके से बात करती है इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, उसके आगे वो किसी चीज़ को नहीं मानती है।
एंड द सेकेंड इज सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी क्या बात करते हैं, लिंक सोशल इश्यूज विद सोशल हायरार्की। तो ये सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है। इनका मानना ये है कि सोसाइटी में जो लोग हैं या जो सिविल सोसाइटी इसमें तरह तरह के लोग रह रहे हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट नीड्स कौन पूरी करता है, एनवायरनमेंट करता है। इसलिए क्या करते हैं, जो एनवायरमेंटल जितने भी इश्यूज़ हैं वो सोसाइटी से ही रिलेटेड है। हमने आज मेरी सोसाइटी है, ठीक है, मान लो जो वैसे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा खर्चीले बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ रह रहे हैं, तो वो किसके एक्सपेंस पे जी रहे हैं, भाई वो नेचर के एक्सपेंस पे जी रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल लोग हैं वो कम कर पा रहे हैं उस चीज़ का यूज़, और वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोसाइटल डिफरेंस है, जो क्या करे, एक सोसाइटी किसी रिसोर्सेज को कम यूज़ कर पा रही है और दूसरी सोसाइटी उसी रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाई। दूसरा इको फेमिनिज्म वाले आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इको फेमिनिज्म क्या कहते हैं कि जो फेमिनिस्ट होते हैं, जो औरतों के हक की बातें करते हैं, या फिर जो औरतें होती हैं वो नेचर से काफ़ी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। उनको ना इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि उन्हें रेस लगानी है कि कौन आगे बढ़ जाए, और इस रेस में उनके बीच में जो आ रहा है उसको हटाते जा रहे हैं या परेशान करते जा रहे हैं। फेमिनिज्म हमेशा क्या करते हैं, अपने ऊपर एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि विमेंस के साथ साथ ना जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोच वाले लोग हैं, उन्होंने नेचर का भी बहुत ज़्यादा क्या किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया नेचर को। कैसे नुकसान पहुँचाया है कि ये लोग अपने इस भाग दौड़ में कि हम आगे बढ़ जाएं, हम डेवलप बन जाएं, हमारी इंडस्ट्री लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए, इस चक्कर में इन्होंने क्या है, जो एरिया है जो कि किस पे बिलोंग करता है, जो नेचर पे बिलोंग करता है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। उसको भी मतलब क्या कर रहे हैं, उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। विमेंस को तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, साथ साथ में नेचर को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इनका मानना है, तो क्या इसका सॉल्यूशन है, तो इनका सॉल्यूशन ये है कि जो पेट्रियार्की है, जो मतलब कि पुरुष सत्ता समाज है, उसको ख़त्म करना चाहिए। महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं के हाथ में कमान होनी चाहिए कि वो सरकार संभालें, देश संभालें। और क्योंकि जब महिलाएं ऐसा काम करेंगी तो एनवायरनमेंट अपने आप सस्टेन करेगा। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ये इनबॉर्न एक होता है अंदर, मतलब महिलाओं के अंदर एक क्या तरीके से फीलिंग होती है नेचर के प्रति। और ये बात मुझे कहीं हद तक सही भी लगती है, मतलब कि मैंने देखा है बहुत सारे गर्ल्स होते हैं या फिर बहुत सारे वीमेंस होते हैं, वो नेचर से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इस तरीके से देखा है कि वो ये करते रहते हैं, नेचर की पूजा करते हैं। हर घर में देखो, मोस्टली जो हिंदू लोग होते हैं उनके घर में तुलसी वगैरह मिलेगी, तो वुमेन्स होती हैं सुबह सुबह उस पर पानी चढ़ाती हैं, इस तरीके से देखती हैं। कोई पीपल का पेड़ होगा तो वहाँ दीपक रख के आते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो फेमिनिस्ट होते हैं, वो एनवायरनमेंट को फेमिनिज्म से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं कि अगर हम वो औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को क्या कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। इस तरीके की बात करते हैं। ग्रीन एनार्किज्म क्या होता है, ग्रीन एनार्किज्म का मतलब होता है एंटी कैपिटलिस्ट एंड डिसेंट्रलिस्ट। ये एंटी कैपिटलिस्ट की बात करते हैं कि मतलब कि जो कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट मैंने बताया था पूंजीवाद, जिसमें क्या है कि सारे लोग क्या है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा लॉस कर रहे हैं अपने पीछे, ठीक है। चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी के टर्म्स में हो, चाहे एनवायरनमेंट के टर्म्स में हो, किसी भी टर्म्स में हो, वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी चीज़ के प्रति, वो सोच ही नहीं रहे हैं, बस अपनी भाग दौड़ में लगे हैं कि हम ये कर लें, नई डिस्कवरी कर लें, नया एरिया ऑक्यूपाई कर लें, अपनी सत्ता इस्टेब्लिश कर लें, हम अमीर बन जाएं। मतलब हम जो मैं का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसको लेके चलते हैं और इस तरीके से सबकी बैंड बजा रखी है। इस तरीके से कौन कहते हैं, ग्रीन एनार्किज्म का कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। और ये डिसेंट्रलिस्ट भी है। डिसेंट्रलिस्ट की बात करता है कि मतलब कि हर चीज़ को इतना आप डिसेंट्रलाइज करो कि अपने ही लोकल लेवल पर लोग उसको सस्टेन करने की बात करें, लोग उसको प्रमोट करने की बात करें। इस तरीके की ये बातें करते हैं, ठीक है। आई होप सारे लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। सो मूविंग अहेड, जस्ट अ मिनट। इकोलॉजिज्म एंड पॉलिटिक्स से देखो, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। रोल इन ग्रीन पॉलिटिकल पार्टीज़। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मेजरली जो क्लास डिवीज़न पढ़ा होगा, वो लेफ़्ट पार्टीज़ एंड राइट पार्टी होती हैं। लेफ़्ट पार्टी जो होती है वो किस तरीके की बातें करती हैं, उनके एजुकेशन और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इस तरीके की बातें करते हैं। तो बहुत सारी पार्टी होती हैं जो क्या है, एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न रहती हैं बहुत ज़्यादा। देखो, हमारे इंडिया में इतना नहीं दिखा जाता है, हमारे इंडिया में तो पता नहीं गरीबी ही कम ख़त्म होगी, उसके बाद हम इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे देश में हालात बहुत गंभीर चल रहे हैं, देखते ही सारे लोग पार्लियामेंट में किन टॉपिक्स पे डिबेट होती है। बाकी एक जर्नल व्यू मैं देती हूँ जो
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्वे हैं, स्वीडन है, ये लोग एनवायरनमेंट को लेकर इतने कंसर्न है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मतलब कि वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को हार्म नहीं पहुँचा सकते, वहाँ आप नदी गंदी नहीं कर सकते, वहाँ कूड़ा वगैरह आप ऐसे सड़क पे नहीं फेंक सकते, इस तरीके की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसीज़, देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा होता है किस पे, पॉलिसीज़ बनाने में। अब मान लो कल को यहाँ पे किसी ऐसी सरकार है जो बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे क्या करती है, फोकस करती है, तो उस सरकार को क्या कोई रोक पाएगा कि मतलब वो कोई भी ऐसा एक्ट लाए जो क्या हो, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के फेवर में हो? क्या रोक सकता है कोई? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिसीज इन्फ्लुएंस क्लाइमेट चेंज, तो ये क्या इन्फ्लुएंस करती हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की बात करती हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करती हैं। आपने बहुत सारे एक्ट देखे होंगे इंडिया में, ठीक है, जो पॉल्यूशन कंट्रोलिंग एक्ट हैं, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये सारे क्यों आते हैं? क्योंकि भाई उसमें डिमांड रेज हुई है, एक्टिविस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल समिट्स भी होते हैं एनवायरनमेंट को लेकर, इसमें जैसे रियो है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये सारे क्या हैं, ये समिट है, ये बहुत इंटरनेशनल बड़े बड़े समिट्स हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये ग्लोबल समिट है कैसे, जब लोगों की आंखें खुली 21st सेंचुरी में कि नहीं हमें एनवायरनमेंट को लेके भी थोड़ा सजग रहना चाहिए, तो बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड नेशंस है वो साथ में आए, उन्होंने पॉलिसी बनाने की बात की कि हाँ से हम भी इसको क्या करेंगे, हम भी अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, या फिर हमारे जो ग्रीन कवर एरिया है उसको हम उतना ही रहने देंगे या उससे बढ़ाएंगे। तो इस तरीके की बातें बड़े बड़े समिट्स में की गई हैं, तो इन समिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंड क्रिटिसिज्म, देखो इकोलॉजी को क्रिटिसिज्म क्या मिलता है, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, कोई किसी न किसी को क्रिटिसाइज ज़रूर करता है। सीन एज यूटोपियन एंड इम्प्रैक्टिकल, जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो तुम इकोलॉजी करते रहते हो, हर वक्त एनवायरनमेंट की बातें करते रहते हो, ये थोड़ा सा यूटोपियन नहीं है। यूटोपियन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जैसे कहते हैं ख्वाबों की दुनिया, ठीक है, वो कभी सच नहीं होती है। और इम्प्रैक्टिकल है, मतलब वो कहते हैं कि तुम ये कहते रहते हो कि एनवायरनमेंट को बचाओ, एनवायरनमेंट कि कैसे बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। हम एज ए ह्यूमन बींग हम खाएंगे ना, कि हाँ खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, तो पेड़ों से खाएंगे, तो पेड़ को तो हमें काटना पड़ेगा ना, उसको खाना पड़ेगा, कि हाँ ये भी सही है। कि तुम कब तक एनवायरनमेंट को बचाओगे? अगर हम एनवायरनमेंट को बचाएंगे तो आप एक तरीके से कह रहे हो कि ह्यूमंस को ख़त्म कर दो, क्योंकि हमें खाना पीना सब वहीं से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये ग्रीन प्लांट से होता है, एनिमल्स जो हैं, हम हैं, सब एनवायरनमेंट में आते हैं एक तरीके से। इकोलॉजी जिसको पूरा कहते हैं, यहाँ पे एक दूसरे पे सारे स्पीसीज इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्प्रैक्टिकल है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो ही नहीं सकता कि हम अपनी ज़रूरतों को ना देखते हुए एनवायरनमेंट को सस्टेन करते रहें, और इस तरीके से करते करते क्या होगा, एक दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और एनवायरनमेंट ही बचेगा। तो ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। एंड द सेकेंड इज़ एक्यूज्ड ऑफ एंटी ह्यूमन टेंडेंसी, इनका मानना है कि ये लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनके अंदर ना एंटी ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं। मतलब कैसी, कि ये लोग ह्यूमंस को सेकेंडरी मानते हैं और एनवायरनमेंट को प्राइमरी मानते हैं। कि बताओ कि हम जो अर्थ है, अर्थ पे कौन रह रहा है, ह्यूमन रह रहा है। ह्यूमन कौन है, डोमिनेंट स्पीसीज़ है यहाँ पे, ठीक है, हर चीज़ को डोमिनेट कर रही है, उसने हर चीज़ को क्या कर लिया, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया है। तो आप इसको ह्यूमनिस्ट टेंडेंसी आप क्यों ला रहे हो, मतलब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम ये सारी चीज़ों को छोड़ के हम पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, हम एनवायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, या फिर अपना वेलफेयर नहीं देखेंगे, हम कुछ खाएंगे नहीं, या फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पहनेंगे नहीं, हम शेल्टर में नहीं रहेंगे, हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो इस तरीके से ये इन पे एक आरोप लगाते हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कि आपको आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो सोच है वो एंटी ह्यूमन है, मतलब मानवता के विपरीत है, इस तरीके से बातें करते हैं। एंड टेंशन बिटवीन लोकलिज्म एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, और इसमें क्या है, एक टेंशन आती है लोकलिज्म एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के बीच में। कैसे, मान लो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने ऐलान कर दिया कल से कि कल से कोई भी एक पत्ता नहीं तोड़ेगा, ठीक है, और सारे के सारे अपने आसपास के एरिया में या फिर पूरे इंडिया में सारे लोग एनवायरनमेंट को सस्टेन करें। इस तरीके की एक नरेंद्र मोदी ने लोगों को सलाह दे दी और मतलब कि बोल दिया कि अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाएगा, ठीक है। हमने ये काम किया कम से कम 10 साल, हम एकदम ग्रीन इंडिया हो गए हैं, हमारे पास पॉल्यूशन फ्री सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हमारे आसपास के जो रीजन है, चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ऊपर हमारा अफगानिस्तान हो गया, ये लोगों ने इतनी इंडस्ट्री लगा ली, इतना पॉल्यूशन कर लिया कि जो हमारा जो ग्रीन कवर है एक तरीके से वो भी पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारे साथ जो हमारे पड़ोसी देश है, क्या उनको कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए भाई। आप एयर का मूवमेंट रोक ही नहीं सकते,
ठीक है, आपने देखा था कि कोरोना जो वायरस था 2019 में स्प्रेड हुआ था, तो वो किस तरीके से एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट हुआ था, एयर के थ्रू हुआ था भाई, एयर के थ्रू। आप कितना ही इंसान को कमरे में बंद कर लोगे, डिब्बे में बंद कर लोगे, जो वो सांस लेगा, ठीक है, जो पार्टिकल्स उसके हवा में जाएंगे दूसरे तक ऑब्वियसली पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। एयर को कोई नहीं रोक सकता, एयर को कोई बंद नहीं कर सकता। और जो पोल्यूशन होता है वो किस में होता है, एयर में होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं किस में होते हैं, एयर में होते हैं। हम अगर कल को बहुत ज़्यादा ग्रीन बन जाए, हमारे पूरा एरिया एकदम ग्रीन हो जाए, सस्टेन कर लें, लेकिन आसपास के अगर जो कंट्रीज हमसे कोऑर्डिनेट नहीं करें तो वो सब बेवकूफ़ी है, हमारा कोई मतलब नहीं बनता उनसे, ठीक है। तो ये सारी बात करते हैं। एंड क्रिटिक फ्रॉम मार्क्सिस्ट एंड लिबरल पर्सपेक्टिव, ये एक क्रिटिक भी है किससे, मार्क्सिस्ट के पर्सपेक्टिव से एंड लिबरल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो लिबरल्स है वो क्या करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम की बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब चीज़ें क्या है, बेकार सी हैं। अगर आप ह्यूमन्स को बीच में लाना चाहते हो, ह्यूमन को एज अ सेंटर मानना चाहते हो, तो भाई एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको समझना बहुत ईजी है, आराम से। और कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेजर मेजर ऐसे आइडियोलॉजी नहीं है बड़ी बड़ी कि आप ना समझ पाए ना कर पाओ। इकोलॉजिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखो, चिपकू मूवमेंट सबको याद है, ठीक है, उत्तराखंड में चलाया था ये, उत्तराखंड के रीजन में 1970 के आसपास चला था। हाँ, क्या मूवमेंट था, यहाँ पे एक जंगल की कटाई होनी थी, ठीक है। कुछ बड़े बड़े जो बिल्डर्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था कि आपको ये जंगल काटना है आराम से, और यहाँ पे कुछ भी बना लेना, अपनी इंडस्ट्री वगैरह बना लेना, या फिर वहाँ से पेड़ काट काट के ले जाना और अपने फैक्ट्री में जाके उसको प्रोसेस करके उसकी कुछ भी फर्नीचर वगैरह बनाना, इस तरीके की बात थी। तो वहाँ के जब लोकल लोग थे उनको ये चीज़ ना पसंद थी, तो वो सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब भी वहाँ पे क्या होता था, जो बड़ी बड़ी वो आती थी, मशीन्स आती थी, बिल्डर्स आते थे अपने पेड़ को काटने के लिए, तो ये सारे लोग ना उन पेड़ को हक कर लिया करते थे, पकड़ लिया करते थे, इतने कस के टाइट पकड़ लिया करते थे कि वहाँ के जो पुलिस वगैरह होती थी, सिक्योरिटी, वो उन्हें हटाने की कोशिश करती थी, वो नहीं हटते थे। और उन्होंने ये काम कोई एक दिन नहीं किया, 2 दिन किया, इन्होंने साल भर ये काम किया। जब फाइनली कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, सरकार भी हट गई इनसे, कहती कहती नहीं, एनवायरनमेंट को मत इतना प्रोटेक्ट करो, हम तुम्हारे वेलफेयर की बात करेंगे, नहीं हमें वेलफेयर नहीं कराना, हमारे पेड़ हमारे जंगल नहीं कटने चाहिए। तो फाइनली ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एक मूवमेंट रहा है इंडिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है चिपकू मूवमेंट। आपको पता हो, इसकी डेट देख लेना, 1970 है, जहाँ तक मुझे एकदम कन्फर्म पता है, तो ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी नर्मदा जो गंगा है, रिवर गंगा है, उसको साफ करने के लिए ये क्या था, ये आंदोलन हुआ था। तो यहाँ क्या करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग इकट्ठे करके कोई चीज़ पे आंदोलन करते हैं, या फिर किसी चीज़ की बात है वो उतनी तेज़ डालते हैं, सरकार के कान तक पहुँचे, प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो क्या है, ये आंदोलन में, मूवमेंट में तब्दील हो जाते हैं, और सरकार इन पर ध्यान देती है, फिर इनके फेवर में पॉलिसीज़ बनाती है। एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, देखो उसमें क्या है, आर्टिकल 48A, ठीक है। ये सारे जो आर्टिकल्स है ये एनवायरनमेंट की बात करते हैं, सारे आर्टिकल्स, ठीक है। कि हम एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगर किसी ने कल को मान लो अपनी उसमें अपने मजे मजे में जंगल जला दिया, तो आपको क्या लगता है वो बच जाएगा भाई, पकड़ के सूद दिया जाएगा ढंग से, ठीक है। ये चीज़ें हैं। रोल ऑफ एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्री, देखो ये जो एनवायरमेंटल जो रोल है एनजीओ के एक्टिविज्म में, हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन विदेशों में ये इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, बहुत ज़्यादा। एक बार ना कुछ टाइम पहले ही मैंने देखा था, कोई एकदम वो चला था, तो कोई ट्रेंड चला था, इसमें क्या था, जितने भी एनवायरमेंटल ये एक्टिविस्ट थे ना, वो ना प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या, दूध के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन उसके अगेंस्ट किसी चीज़ के लिए तो कर रहे थे। तो उन्होंने पता क्या किया, सारे मॉल्स में जितने भी दूध के पैकेट्स रखे हुए थे या फिर वो सारे उन्होंने वहीं के वहीं फेंक दिए सारे। इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और इंडिया में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जब भी किसान, देखो किसान हो गए या फिर ये जो दूध वाले हो गए, ठीक है, इन्हें प्रोटेस्ट करना होता है, ये ना वो चीज़ कर देते। मैंने अभी हरियाणा में क्या हुआ था, एक सड़क पे बहुत ज़्यादा करीब पता नहीं कितना उन्होंने सारा दूध फैला दिया था इन प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट में ये लोग ये सारे काम करते ताकि सरकार उन पर ध्यान दे और उनकी बातें सुने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप सारे लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने पूरी स्लाइड में डाली हैं, उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट वो पढ़ लेना, और जो उसकी बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, ठीक है। उसका कंक्लूजन देखेंगे, इकोलॉजिज्म प्रोवाइड अ क्रिटिकल लेंस टू एनालाइज एनवायरमेंटल इशूज़। तो जो इकोलॉजिज्म है वो एक क्रिटिकल एनालिसिस देता है, क्रिटिकल लेंसेज देता है हमें किस क्या करने के लिए, ताकि हम एनवायरनमेंट के इश्यूज़ पे थोड़ा सोच सकें, ठीक है। इतना भी हमें ग्रीडी नहीं बनना है, ठीक है। कितना भी ह्यूमन सेंट्रिक चिल्ला लो, लेकिन बेसिकली आप भी अंदर से जानते हो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको सस्टेन करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट गो बियॉन्ड द एनवायरमेंटल एक्टिविज्म ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी इंक्रीजिंग रिलेवेंट इन द रोल ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। तो देख क्या करता है, ये क्लाइमेट क्राइसिस में क्या करता है, रोल इंक्रीज करता है, ठीक है। और एक ये कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी है पूरी, मतलब
इंसान जब तक जिंदा रहेगा एनवायरनमेंट के बारे में सोचता रहेगा। मैं सोच रही हूँ, मैं मर जाऊँगी, मेरे आने के बाद लोग सोचेंगे, हर किसी को दिखेगा, सब पढ़ रहे हैं, सबको दिखेगा कि हाँ एनवायरनमेंट को कितना हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ये एक इमर्जिंग प्रॉब्लम है, आगे नहीं होगी, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। ठीक है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम बहुत पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, और इससे वर्स्ट और हो जाएगी आगे आने वाली जनरेशन में। तो देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। आई होप सारे लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छे से सारे लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम 2025 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारी मैंने यूनिट 1 ऑलमोस्ट हमारी कवर होने वाली है। देन मैं 1 to 10 सारी यूनिट्स 1 by 1 कवर कराऊंगी। और हाँ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम निकल जाएगा, बस तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। ठीक है, गुड बाय।